अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी के दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हमने फार्माकोलॉजी की शॉर्ट इंट्रोडक्शन की थी, उसके टाइप्स कितने हैं, फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है, फार्माकोलॉजी के रिलेटेड शॉर्ट टर्मिनोलॉजी को भी स्टडी किया था। आज के लेक्चर यानी पार्ट 2 में हम फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी क्या है, मेडिकेशन क्या होता है, मेडिकेशन का पर्पस क्या होता है, वो कौन से सोर्स है जिससे हम मेडिकेशन ले सकते हैं या जिससे हम मेडिकेशन हासिल कर सकते हैं, ड्रग आर्ट्स क्या होता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने की प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसके बारे में आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, फार्माकोलॉजी की इब्तिदा कब हुई, उसकी बर्थ डेट क्या है, वो कौन से साइंटिस्ट हैं, कौन से फार्माकोलॉजी जिसने फार्माकोलॉजी में कंट्रीब्यूशन किए हैं। Originating in the 19th century, the discipline makes drug development possible. 19th century में फार्माकोलॉजी की इब्तिदा हुई, तब से ड्रग की डेवलपमेंट पॉसिबल हुई। फार्माकोलॉजी इज़ वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। फार्माकोलॉजी ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस का संगी बुनियाद है। मतलब फार्माकोलॉजी को स्टडी करके ड्रग तैयार किए और बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए क्या है, फार्माकोलॉजी ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस का संगी बुनियाद है। द बर्थ डेट ऑफ फार्माकोलॉजी इज़ नॉट एज क्लियर कट। फार्माकोलॉजी की इब्तिदा के बारे में किसी को कोई क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं है। इन द अर्ली 19th सेंचुरी फिजियोलॉजिस्ट परफॉर्म मैनी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़। लेकिन 19वीं सदी में मुख्तलिफ फिजियोलॉजिस्ट ने फार्माकोलॉजी के बारे में स्टडी की और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। आइए तो इसमें पहले नंबर पर जो है हमारे पास वो है फ्रेंकोइस मैग्नीडी। Francois McNeely studied the action of Nux vomica, a strychnine containing plant drug, on dogs and showed that the spinal cord was the site of its convulsant action. His work was presented to the Paris Academy in 1809. फ्रेंकोइस मैग्नीडी ने नर्वस सिस्टम पर बहुत से तजुर्बात किए और उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड में मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के डिफरेंशिएशन को भी वेरीफाई कर दिया। उसने नक्स ओमिका के एक्शन को भी स्टडी किया। नक्स ओमिका एक ड्रग जो कि एज ए पेस्टिसाइड यूज़ होता है, यानी ये रोडेंट्स यानी डॉग्स को किल करने के लिए एज ए पेस्टिसाइड यूज़ होता था। अब उसने नक्स ओमिका ड्रग को डॉग पर अप्लाई किया तो उस ड्रग ने स्पाइनल कॉर्ड को एज ए साइट ऑफ कन्वल्जेंट एक्शन शो किया। मतलब ये कि रोडेंट्स या ड्रग को बेहोश करने का जो साइट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है। इन 1842 क्लॉड बर्नार्ड डिस्कवर्ड दैट द एरो पॉइजन्स कोरियर एक्ट्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू इंटरप्ट द स्टिमुलेशन ऑफ मसल बाय नर्व इम्पल्सेस। क्लॉड बर्नार्ड ने 1842 में ये डिस्कवर किया कि अगर हम एक पेशेंट को कोरारे पॉइजन दे दे तो ये मस्कुलर जंक्शन की एक्टिविटी को स्टॉप कर देती है और इसी तरह जो मसल है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। Pharmacology was held to have emerged as a separate science in 1847 when Rudolf Buccium was appointed professor of pharmacology at the University of Dorpat in Estonia, then a part of Russia. हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम फार्माकोलॉजी को 1847 में एक सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया, यानी उससे पहले फार्माकोलॉजी का कोई सेपरेट कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जब रुडोल्फ बुचियम को प्रोफेसर ऑफ फार्माकोलॉजी अपॉइंट किया इन यूनिवर्सिटी ऑफ डॉर्बेट, तब फार्माकोलॉजी को एज ए सेपरेट डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन आउटसाइड फंडिंग, बुचियम built a laboratory at his own expense in the basement of his home. Although Buccium is credited with turning the purely descriptive and empirical study of medicines into an experimental science, his reputation is overshadowed by that of his student Oswald Schimmelberg. और इसी तरह बुचियम ने अपनी ही एक्सपेंसेस से अपनी ही घर के बेसमेंट यानी तहखाने में एक लेबॉरेटरी ओपन कर दी। रुडोल्फ बुचियम का जो वर्क था वो उसके स्टूडेंट ओसवाल्ड शिमटबर्ग ने आगे बढ़ा दिया और इसी तरह उन्होंने प्योरली ड्रग के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिख दी कि ये ड्रग हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसकी बेनिफिट क्या है, उसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसकी इफ़ेक्ट्स क्या है, यानी ड्रग की प्योरली डिस्क्रिप्टिव एंड एम्पेरिकल स्टडी की। ओसवाल्ड शिमटबर्ग इज जनरली रिकग्नाइज्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी।
ओसवाल्ड शिमटबर्ग को मॉडर्न फार्माकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। शिमटबर्ग obtained his medical doctorate in 1866 with a thesis on the measurement of chloroform in blood। उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री 1866 में हासिल की और उन्होंने रिसर्च यानी थीसिस जो जमा की थी वो क्लोरोफॉर्म यानी ब्लड के अंदर क्लोरोफॉर्म के लेवल को मेजर करने पर उन्होंने अपनी रिसर्च की थी। In 1872, he became professor of pharmacology at the University of Strasbourg, receiving generous government support in the form of Magnificent Institute of Pharmacology। 1872 में वो फार्माकोलॉजी की प्रोफेसर मुंतखब हुए इन यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेसबर्ग और इसी तरह गवर्नमेंट की सपोर्ट उसके साथ हासिल हो गई और इसी तरह फार्माकोलॉजी के इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी गई। ही स्टडीड द फार्माकोलॉजी ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरल हाइड्रेट। उन्होंने क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरल हाइड्रेट की फार्माकोलॉजी को भी स्टडी किया था। In 1869, Schimmelberg showed that the muscarine evoked the same effect on the heart as electrical stimulation of vagus nerve। 1869 में उसने हार्ट की मज़ीद मुस्कुराइन एक्टिविटी जो हार्ट की स्टिमुलेशन को स्टॉप कर लेती है इसके इफ़ेक्ट को भी स्टडी किया था और वेगस नर्व जो न्यूरॉन है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करता है कंट्रोल कर लेता है उसके ऊपर भी उन्होंने स्टडी। इन 1878 ही पब्लिश अ क्लासिक टेक्स्ट आउटलाइन ऑफ फार्माकोलॉजी। 1878 में उन्होंने जनरल पब्लिश की आउटलाइन ऑफ फार्माकोलॉजी के ऊपर। इन 1885 ही इंट्रोड्यूस्ड यूरेथेन एज ए हाइप्नोटिक और इसी तरह 1885 में उन्होंने यूरेथेन को एज ए हाइप्नोटिक भी इंट्रोड्यूस किया। In the United States, the first chair in pharmacology was established at the University of Michigan in 1890 under Johann Jacob Abel, an American who had trained under Schimmelberg। और इसी तरह फिर शिमटबर्ग के डिफरेंट स्टूडेंट थे जिसको हम कह सकते हैं जेकोब एबल। तो उन्होंने डिफरेंट यूनाइटेड स्टेट के जितनी भी यूनिवर्सिटी थे वहाँ पर अपना काम जारी रखा। In 1893, एबल जॉइंड जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन बल्टीमोरा और इसी तरह 1893 में उसके जो शागिर्द थे जेकोब एबल उन्होंने जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन बल्टीमोरा को भी ज्वाइन किया। हिज मेजर अकम्पलिशमेंट इंक्लूड द आइसोलेशन ऑफ एपिनेफ्रॉन फ्रॉम रेनल ग्लैंड एक्सट्रैक्ट्स, आइसोलेशन ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन। हिज स्टूडेंट राइट हैंड डिस्कवर्ड एसिटाइकोलाइन इन एड्रेनल एक्सट्रैक्ट इन 1906। और इसी तरह जेकोब एबल ने बहुत से तजुर्बात किए और एपिनेफ्रॉन को एड्रेनल ग्लैंड एक्सट्रैक्ट से आइसोलेट किया, हिस्टामिन को पिट्यूटरी ग्लैंड से और इसी तरह क्रिस्टलाइन इंसुलिन को प्योर फॉर्म में प्रिपेयर किया। तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत अहम है कि एपिनेफ्रॉन को कब एड्रेनल ग्लैंड से एक्सट्रैक्ट किया और किसने जो है ना इसको एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। एंड स्टूडेंट राइट हैंड डिस्कवर्ड एसिटाइलकोलिन इन एड्रेनल एक्सट्रैक्ट इन 1906। और इसी तरह उसके एक और स्टूडेंट राइट हैंड जिन्होंने एसिटाइलकोलिन को एड्रेनल एक्सट्रैक्ट से आइसोलेट किया और इसी तरह उन्होंने इसको भी डिस्कवर किया। तो ये पॉइंट जो होते हैं ये एमसीक्यूज़ के लिए काफ़ी अहम है कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया था और कब डिस्कवर किए थे, ठीक है। टुडे देयर इज़ अ फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट इन एवरी कॉलेज ऑफ मेडिसिन और फार्माकोलॉजी। तो ये डिफरेंट फार्माकोलॉजिस्ट डिफरेंट फिजियोलॉजिस्ट ने जिन्होंने फार्माकोलॉजी को इस दौर तक पहुंचाने में अपनी कंट्रीब्यूशन किए और इसलिए आजकल हर मेडिकल हर नर्सिंग कॉलेज में फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट को और फार्माकोलॉजी के डिपार्ट स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पर्पसेस ऑफ मेडिकेशन, यानी मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट करने का पर्पस क्या होता है, हम क्यों किसी पेशेंट को मेडिकेशन देते हैं, मेडिकेशन से हम क्या काम ले सकते हैं। मेडिकेशन कैन बी एडमिनिस्ट्रेड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है डायग्नोस्टिक पर्पस, टू आइडेंटिफाई एनी डिजीज़, किसी डिजीज़ की शनाख्त के लिए हम मेडिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोफिलैक्सिस, टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ का वाक़या होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम भी मेडिकेशन का यूज़ करते हैं। ई.जी. हेपारिन टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस एंड एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। हेपारिन जो कि ब्लड थिनर एजेंट है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस में ब्लड क्लॉटिंग। तो इसी तरह ब्लड क्लॉटिंग को
प्रिवेंट करने के लिए हम मेडिकेशन यानी कि हेपारिन का यूज़ करते हैं। इसी तरह किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए हम एंटीबायोटिक्स, जो कि एक ड्रग है, तो इसी तरह एंटीबायोटिक्स हम किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए यूज़ करते हैं। थेरापेटिक पर्पस टू ट्रीट आर क्योर, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए हम भी मेडिकेशन का यूज़ करते हैं। डिक्रीज सिम्टम्स, कोई बीमारी है उसके सिम्टम्स को रिलीफ देने के लिए भी हम मेडिकेशन का यूज़ करते हैं। रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन और मेंटेन नॉर्मल फंक्शन, किसी बीमार की जो फंक्शन होती है इसको रिस्टोर करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए हम भी मेडिकेशन का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये पर्पस है जिसके लिए हम किसी भी पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसेंशियल्स ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मेडिकेशन ऑर्डर क्या होता है। वो ऑर्डर या प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन जो डॉक्टर या नर्स या कोई भी मेडिकल हेल्थ केयर किसी भी पेशेंट को उसके प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफाई करता है या प्रिस्क्राइब करता है, उसे क्या कहते हैं, मेडिकेशन ऑर्डर या ड्रग ऑर्डर कहते हैं। ये एक रिटन ऑर्डर होता है जिसमें डॉक्टर किसी भी पेशेंट को उसके प्रॉब्लम के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन या जो स्पेसिफाई करता है वही इसमें क्या करता है, लिखता है। मेडिकेशन ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। अगर किसी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन अगर हुई तो उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डॉक्टर, उस नर्स पर होगी जिसने ये मेडिकेशन ऑर्डर तैयार की हो। द ड्रग ऑर्डर रिटन बाय द फिजिशियन हैज 7 एसेंशियल पार्ट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग सेफली। मेडिकेशन ऑर्डर के 7 पार्ट्स होते हैं। जो कोई भी फिजिशियन जब मेडिकेशन ऑर्डर लिखता है तो उसमें ये 7 पार्ट ज़रूर होनी चाहिए। द नर्स शुड नो हाउ टू रीड अ ड्रग ऑर्डर। नर्स को ये भी जानना चाहिए कि आपने मेडिकेशन ऑर्डर को किस तरह पढ़ लेना है, किस तरह इसको अंडरस्टैंड करना है कि फिजिशियन ने उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। ठीक है। इट शुड हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, पेशेंट्स फुल नेम। उस ऑर्डर में पेशेंट का फुल नेम भी लिखना चाहिए कि पेशेंट का फुल नेम क्या है। उसको उसके कार्ड के साथ कंपेयर करना चाहिए कि पेशेंट का नेम क्या है, पेशेंट का जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है। ठीक है। इसी तरह डेट एंड टाइम, किस टाइम पर आप मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रहे हो या किस टाइम पे आप जो है ना मेडिकेशन ऑर्डर को तैयार कर रहे हो, उसी डेट एंड टाइम को भी आपने मेंशन करना है। ठीक है। इसी तरह आपने ड्रग नेम भी लिखना है, कौन सी टेबलेट दे रहे हो, कौन सी इंजेक्शन दे रहे हो, तो ये भी आपने मेंशन करना है मेडिकेशन ऑर्डर में। इसी तरह डोजेज, डोजेज मीन्स यानी कितनी अमाउंट आप जो है ना किसी पेशेंट के लिए प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो अमाउंट आपने भी लिखनी है। यानी 5 mg दे रहे हो, 10 mg दे रहे हो। ठीक है। तो ये भी आपने मेडिकेशन ऑर्डर में मेंशन करना होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आप जो मेडिकेशन उसके लिए प्रिस्क्राइब कर रहे हो वो किस रूट के ज़रिए पेशेंट को दिया जाएगा, IM के ज़रिए दिया जाएगा, IV के ज़रिए दिया जाएगा या ओरली जो है ना आप इसको दे सकते हैं। इसी तरह टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपने मेडिकेशन ऑर्डर में भी ये भी मेंशन करना होता है कि किस टाइम पे आप जो है ना वो मेडिकेशन दोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होगी। दिन में ट्वाइस दे सकते हो, 2 टाइम दे सकते हो, 3 टाइम दे सकते हो, आफ्टर 6 आवर दे सकते हो। तो ये भी आपने मेंशन करना होता है। इन लास्ट में सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने किसी डॉक्टर जो मेडिकेशन ऑर्डर लिख रहा होता है तो उसकी स्टैम्प या उसकी सिग्नेचर ज़रूरी है। बिकॉज अल्लाह ना करे अगर किसी पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन अगर हुई तो उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस फिजिशियन या डॉक्टर पर होगी जो मेडिकेशन ऑर्डर तैयार कर रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर। मेडिकेशन ऑर्डर्स के कुछ टाइप है जो कि नीचे मेंशन है। फर्स्ट वन है स्टेट ऑर्डर, नीडेड इमीडिएटली, मतलब वो ऑर्डर जो किसी पेशेंट को इमरजेंसी सिचुएशन में दिया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, स्टेट ऑर्डर कहते हैं। यानी जब किसी पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो रही हो तो उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इमरजेंसी में जो ऑर्डर दिया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, स्टेट ऑर्डर कहते हैं। सिंगल ऑर्डर गिवन ओनली वंस, मतलब वो ऑर्डर सिर्फ एक बार ही फॉलो किया जाएगा। यानी जो टाइम स्पेसिफाइड हो उसी टाइम पे जो ऑर्डर दिया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, सिंगल ऑर्डर। इसी तरह PRN ऑर्डर, गिवन एज नीडेड, यहाँ पर पेशेंट को मेडिकेशन तब दिया जाता है जब उससे नीडेड हो या वो रिक्वेस्ट कर रही हो। सपोज़ अगर कोई डॉक्टर बताए कि अगर टेम्परेचर किसी पेशेंट का टेम्परेचर 104 से बढ़ जाए तब
आपने क्या देना है, पैरासीटामोल देना है। तो ये क्या है, PRN आर्डर है, यानी कि पेशेंट के नीड या उसके रिक्वेस्ट पर दिया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, PRN आर्डर। रूटीन आर्डर गिवन विद इन 2 आवर्स ऑफ बीइंग रिटन एंड कैरिड आउट ऑन स्केड्यूल। जो ड्रग आप पेशेंट को दे रहे हो अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, तो इसको क्या कहते हैं, रूटीन आर्डर कहते हैं। स्टैंडिंग आर्डर रिटन इन एडवांस कैरिड आउट अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस। एक स्पेसिफिक मेडिकेशन जो कि स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस यूज़ करने के लिए उस आर्डर में स्पेसिफाई की जाए, उससे इस वक्त तक यूज़ करना जब तक उस आर्डर की जगह नया आर्डर नहीं इशू होता, तब तक हमने उससे फॉलो करना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग आर्डर कहते हैं। बेसिक प्रिंसिपल सेफ्टी एंड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन 3 चेक्स एंड 7 राइट्स। पेशेंट को सेफ तरीके से या किसी भी एरर से बचने के लिए जो मेडिकेशन एडमिनिस्टर होते हैं, उसके हमारे पास 7 राइट्स एंड 3 चेक्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन, राइट पेशेंट। आपने पेशेंट का नाम मालूम करना है, उसका नाम कंफर्म करना है, उससे आपने ओरली पूछना है कि आपका नाम क्या है, और फिर उसको जो है ना आपने मेडिकेशन आर्डर के साथ कंपेयर करना है, तब आपने उसी पेशेंट को क्या करना है, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है। इसी तरह राइट डोज, आपने राइट डोज जो है ना वो पेशेंट को देनी है, वो आपने मेडिकेशन आर्डर के साथ कंपेयर करना है, वेरीफाई करना है, और इसी तरह जो मेडिकेशन आप दे रहे हो उसको लेबल करना है, उसके ऊपर जो लेबलिंग होती है उससे भी आपने चेक करना है कि जो मेडिकेशन मैं उसको दे रहा हूँ वो वही ड्रग है या नहीं, तो फिर आपने वही जो है ना पेशेंट को देना है। इसी तरह राइट ड्रग, ड्रग का नाम क्या है, कितनी मिकदार में आपने जो है ना पेशेंट को देनी है, वहाँ पे मेडिकेशन आर्डर के साथ कंपेयर करना है, फिर पेशेंट को देनी है, ठीक है। इसी तरह राइट रूट, किस रूट के ज़रिए आप जो है ना पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो ये भी आपने ड्रग मेडिकेशन आर्डर के साथ कंपेयर करना है कि IM के ज़रिए मैंने जो है ना ये देना है, या IV के ज़रिए देना है, या ओरली देना है, ठीक है। इसी तरह राइट टाइम, वहाँ पे जो टाइम मेंशन किया गया हो कि आप जो है ना दिन में 2 टाइम दे सकते हो या आफ्टर 6 आवर दे सकते हो, तो उसके मुताबिक राइट टाइम पर आपने पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, ठीक है। इसी तरह राइट फ्रीक्वेंसी, कितने अमाउंट में देनी है, कितनी बार देनी है, कितना देना है, ठीक है। ये भी आपने ड्रग मेडिकेशन आर्डर के साथ कंपेयर करके वेरीफाई करके फिर पेशेंट को देनी है। एंड लास्ट में हमारे पास है जो प्रोसीजर आपने पेशेंट पर अप्लाई किया गया हो उसकी राइट डॉक्यूमेंटेशन आपने करनी है। तो ये कुछ बेसिक्स 7 राइट्स है पेशेंट के, जो आप मेडिकेशन को सेफली और किसी भी एरर से बचने के लिए आप ने अप्लाई करना होता है, ठीक है। 3 चेक्स जो हमारे पास होते हैं, कोई दवाई आपने अलमारी से लेनी होती है तो आपने पहले उसका जगह चेक करना है कि आपने जहाँ से लेना है, फिर वहाँ पे आपने इसी ड्रग को रखना होता है, ठीक है। और मेडिकेशन को तैयार करते वक्त ठीक तरह से चेक करना होता है कि मैं जो मेडिकेशन जो किसी पेशेंट के लिए तैयार कर रहा हूँ उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो वही है या नहीं है, ठीक है। और फिर जब आफ्टर यूज़ वही मेडिसिन को आपने किसी स्टोर में या किसी अलमारी में वही जगह पर रखना है जहाँ से आपने लिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्सेज ऑफ ड्रग्स। द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स कुड बी नेचुरल और सिंथेटिक। ड्रग को हम नेचुरली यानी प्लांट या एनिमल सोर्स से भी हासिल कर सकते हैं, और सिंथेटिकली भी यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी ड्रग्स को हासिल कर सकते हैं। नेचुरल सोर्स में हमारे पास है प्लांट्स, e.g. एट्रोफिन, मॉर्फिन, क्यूनिन, डिगोक्सिन, इसी तरह पेलोकार्पिन एंड फिजोस्टिगमिन। ये हमारे पास जो ड्रग है इसका सोर्स क्या है, प्लांट। इसी तरह एनिमल सोर्स में जो हमारे पास ड्रग है वो है इंसुलिन, हेपारिन, गोनेडोट्रोपिन एंड एंटीटॉक्सिक सिरप। मिनरल्स, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन सल्फर एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये जो हमारे पास ड्रग है इसको हम मिनरल सोर्स से हासिल कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स आर obtained फ्रॉम सम बैक्टीरियल एंड फंजाई, वी दस हैव पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन एंड अदर एंटीबायोटिक्स। ये पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन एंड टेट्रासाइक्लिन है जो है ना हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं। ह्यूमन, सम ड्रग आर obtained फ्रॉम मैन, e.g. इम्यूनोग्लोबिन फ्रॉम ब्लड, ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एंड कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम द यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ये जो ड्रग है जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन है जो हम ब्लड से हासिल करते हैं, इस तरह ग्रोथ हार्मोन है जो कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड
से इस तरह क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है ये हम क्या करते हैं, हम प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन से हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ड्रग है जिसका सोर्स हमारे पास क्या है, ह्यूमन है। इस तरह सिंथेटिक्स, मोस्ट ड्रग्स आर नाउ सिंथेसाइज्ड, कुछ ड्रग्स ऐसी भी है जिसको हम बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं। क्यूनोलोन्स, इस तरह ओमेप्राजोल, सल्फोनामाइड्स, पेनोक्रोनियम, इस तरह नियोस्टिग्मीन, सम आर नाउ प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एजी ह्यूमन इंसुलिन। और इसी तरह ह्यूमन इंसुलिन जो है ना, इसको हम बाय यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सिंथेटिक और नेचुरल सोर्सेज ऑफ ड्रग हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन नंबर ऑफ, ड्रग्स को मुख्तलिफ तरीक़ों से कैटेगराइज किया जा सकता है। इन फार्माकोलॉजी अ ड्रग कैन बी क्लासिफाइड बाय इट्स केमिकल एक्टिविटी और बाय द कंडीशन दैट इट ट्रीट्स। लेकिन फार्माकोलॉजी में ड्रग को उसकी केमिकल एक्टिविटी यानी उसके रिएक्शन के बेस पर और वो कंडीशन जिसको उसने ट्रीट करना है उसके बेस पर क्लासिफाइड किया गया है। इन जनरल ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन, pharmacological classification based on mechanism of action and mode of action, chemical classification, legal classification, controlled substance drug schedule and teratogenic risk, यानी उसके बेस पर क्लासिफाइड किया गया है। अब हम आके एक एक को मजीद एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन, थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन इज डिफाइंड ऑर्गेनाइजिंग ड्रग्स बेस्ड ऑन देयर थेरेप्यूटिक यूजफुलनेस इन ट्रीटिंग पार्टिकुलर डिजीज। मतलब किसी डिजीज़ की यूज़फुलनेस के लिए कौन सी ड्रग यूज़ होती है, तो डिजीज़ की यूज़फुलनेस के साथ साथ उसकी ड्रग को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में क्लासिफाइड किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं ड्रग क्लासिफिकेशन है और उसके साथ साथ उसकी यूज़फुलनेस को भी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में कैटेगराइज किया है तो उसे क्या कहते हैं, थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि एंटी कोगुलेंट जो कि एक ड्रग है और उसकी यूज़फुलनेस क्या है कि वो ब्लड क्लॉटिंग को इन्फ्लुएंस यानी ब्लड क्लॉटिंग को ख़त्म करता है। तो इसी तरह ड्रग और उसकी यूज़फुलनेस को जब क्लासिफाइड किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन के। इस तरह एंटी हाइपर लिपिडेमिक ड्रग जो है ना वो क्या करता है, लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, और इसी तरह एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लोअर ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इस तरह एंटी डिसरिथमिक रेस्टोर नॉर्मल कार्डियक रिदम, और इस एंटी एंजाइनल जो हमारे पास ड्रग है वो यूज फॉर ट्रीट एंजाइना। तो ये क्लासिफिकेशन हमारे पास एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि एंटी कोगुलेंट जो ड्रग है वो किस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं। इस तरह जो हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो किस मकसद के लिए हमारे पास यूज़ हो सकती है। या इस तरह भी आ सकता है कि ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए हम कौन सी ड्रग का यूज़ करते हैं। तो ये क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू यूजफुलनेस ऑफ ड्रग। सो ऐसे क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिक क्लासिफिकेशन रेफर्स टू द वे ड्रग्स वर्क एट द मॉलिक्यूलर टिश्यू एंड बॉडी सिस्टम लेवल। इसका मतलब ये होता है कि किस तरह ड्रग किसी मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू या बॉडी पर अपना एक्शन या इफेक्ट शो करता है। तो जब ड्रग के साथ साथ जब उसके एक्शन, उसके इफेक्ट को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में क्लासिफाइड किया जाए तो ऐसे क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। द फार्माकोलॉजिक क्लासिफिकेशन एड्रेसेस अ ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फार्माकोलॉजिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है वो हमें ये बताता है कि एक ड्रग किस तरह अपना मैकेनिज्म शो करता है और हाउ अ ड्रग्स प्रोड्यूस इट्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इन द बॉडी, और किस तरह बॉडी पर वो ड्रग्स अपना इफेक्ट शो करता है। तो ड्रग को उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में क्लासिफाइड किया जाए तो ऐसे क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजिक क्लासिफिकेशन। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं कि डायरेटिक जो है ना एक ड्रग के और इसका बॉडी पर क्या एक्शन है, दैट दे लोअर प्लाज्मा वॉल्यूम। इसी तरह कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ब्लॉक्स हार्ट कैल्शियम चैनल्स। इसी तरह एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर दैट ब्लॉक हार्मोनल एक्टिविटी। इस तरह एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट दैट ब्लॉक्स फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू स्ट्रेस। इस तरह विज़ोडाइलेटर दैट डायलेट्स पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रग को उसके एक्शन के बेस पर
कि ये जो ड्रग होता है ये सेल या किसी मालिक्यूल या किसी बॉडी में क्या एक्शन शो करता है, तो इस बेस पर अगर ड्रग को क्लासिफाइड किया जाए तो ऐसे क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजिक क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल क्लासिफिकेशन। द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ ड्रग्स नेम्स आर केमिकल नेम, जेनरिक नेम एंड ट्रेड नेम। केमिकल क्लासिफिकेशन में एक ड्रग के बेसिकली 3 नाम होते हैं, एक उसका केमिकल नेम होता है, एक उसका जेनरिक नेम होता है एंड एक उसका ट्रेड नेम होता है। अ केमिकल नेम इज असाइंड यूजिंग स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर। ड्रग को जो केमिकल नाम दिया जाता है इसको स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर से दिया जाता है। स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर क्या है, ये एक नेमिंग सिस्टम है, क्योंकि बहुत से मालिक्यूल मौजूद होते हैं तो उस मालिक्यूल में डिफ्रेंशिएशन और शनाख्त के लिए एक नाम दिया जाता है। सो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। एस्टेब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर को आईयूपेक सिस्टम ने इसको क्या किया है, एस्टेब्लिश किया गया है। A drug has only one chemical name which helpful in predicting a substance physical and chemical properties. ड्रग का एक ही केमिकल नेम होता है और इस नेम से ही हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल यानी दोनों प्रॉपर्टी को मालूम कर सकते हैं। एग्जांपल, केमिकल नेम फॉर एस्पिरिन इज 2-एसिटोऑक्सीबेंजोइक एसिड। जैसे कि हमारे पास एस्पिरिन है तो इसका केमिकल नेम क्या है, 2-एसिटोऑक्सीबेंजोइक एसिड। तो इस केमिकल नेम से हम एस्पिरिन के फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी को मालूम कर सकते हैं। The generic name of a drug is assigned by the US Adopted Name Council. ड्रग को जो जेनरिक नेम दिया जाता है वो यूएस काउंसिल से दिया जाता है। जेनरिक नेम आर लेस कॉम्प्लिकेटेड एंड इजियर टू रिमेंबर देन केमिकल नेम। ड्रग का जो जेनरिक नेम होता है वो याद करने में केमिकल नेम से आसान होता है। द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, द ऑफिशियल फार्माकोपिया एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन routinely describe a medication by its generic name. FDA और इसी तरह फार्माकोपिया और WHO ड्रग को उसके जेनरिक नेम से डिस्क्राइब करते हैं, मतलब वो ड्रग को उसके जेनरिक नेम से पहचानते हैं। ड्रग का जेनरिक नेम जो है ना वो यूज़ करते हैं। द ड्रग्स ट्रेड नेम इज असाइन्ड बाय द कंपनी मार्केटिंग द ड्रग। ड्रग का जो ट्रेड नेम होता है वो उसके कंपनी जो है ना इसको दे देता है जो उसकी मार्केटिंग करता है। ठीक है, द नेम इज़ यूजुअली सेलेक्टेड टू अ शॉर्ट एंड इजी टू रिमेंबर। ड्रग का जो ट्रेड नेम होता है वो आमतौर पर शॉर्ट और इजी सेलेक्ट किया जाता है। द ट्रेड नेम इज समटाइम्स कॉल्ड प्रोप्राइटरी और अ प्रोडक्ट और ब्रांड नेम। ड्रग को ट्रेड नेम और ब्रांड नेम से भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है।